हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध। यह आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान है वो देंगे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करें तो उस वक्त दक्षिण भारत में दो साम्राज्य हुआ करते थे। ये जैसे दक्षिण भारत है, यहां दो साम्राज्य हुआ करते थे। एक जो साम्राज्य था वो था प्रसिद्ध विजयनगर का साम्राज्य, जिसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। वर्तमान का हम्पी उस वक्त का विजयनगर कहा जाता था। और दूसरा जो साम्राज्य था वो बहमनी साम्राज्य हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य था वो मुस्लिम रियासत था, जबकि हिंदू जो रियासत थी वो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। दोनों साम्राज्यों में 14वीं और 15वीं शताब्दी में निरंतर युद्ध और तनातनी का माहौल है वो लगा रहता था। आगे जाकर 15वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बहमनी साम्राज्य जो था वो 5 हिस्सों में बंट जाता है। वहां 5 राज्य हैं वो उभर कर सामने आते हैं, जिनके नाम हैं अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। यह जो 5 राज्य थे, इनमें जो गठजोड़ है वो 1565 में होता है। इसमें एक जो राज्य था बरार, वो इस गठजोड़ से दूर रहता है। बाकी के जो 4 राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, इन 4 राज्यों में विजयनगर के विरोध में या खिलाफ गठजोड़ होता है और 1565 में एक युद्ध होता है। 1565 में तालीकोटा नामक एक गांव है, उस गांव के पास में यह युद्ध होता है और इसको तालीकोटा का युद्ध है वो कहा जाता है। और इसको राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध है वो कहा जाता है, क्योंकि पास में राक्षस और तंगड़ी नामक 2 गांव थे। उनके पास के मैदानों में स्थित होने के कारण इसको राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध कहा जाता है और तालीकोटा का भी युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी तरफ ये 4 मुस्लिम रियासतें थी। इनमें युद्ध होता है जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार होती है और उस विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर बहुत सारे जो राज्य हैं वो उभर कर आते हैं। इनमें एक जो राज्य है वो था मैसूर का राज्य। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझने के लिए विजयनगर साम्राज्य का अंत है वो तालीकोटा, जो कि 1565 में होता है, उसके युद्ध के बाद में होता है। और वहां जो स्वतंत्र राज्य उभर कर आते हैं उसमें एक राज्य होता है वो होता है मैसूर। तो आज के हम टॉपिक में मैसूर और अंग्रेजों के बीच में होने वाले 4 युद्धों को ही पढ़ रहे हैं, इसलिए इसकी पृष्ठभूमि में जाना जरूरी था। तो यह मैसूर है, उस पर कृष्णराय नाम का चिक्का जो राज्य है वो था और राजा जो था उसका नाम था कृष्ण राय। हालांकि राजा कृष्ण राय था, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी वो 2 भाइयों के हाथ में थी। एक का नाम नंदराज और दूसरे का नाम देवराय था। इस मैसूर राज्य में हैदर अली को अपना सैनिक जीवन शुरू करने के लिए नंदराय से प्रश्रय या प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात उसको सेना में शामिल किया जाता है 1749 में। 1749 में नंदराज है वो हैदर अली को मैसूर की सेना में शामिल करता है।
1755 में हैदर अली है वो डिंडीगुल का फौजदार बनता है। साथियों, मैसूर राज्य की जो राजनीतिक स्थिति थी वो यह थी कि मैसूर राज्य को मराठे हैं वो भी जीतना चाह रहे थे और जो निजाम है हैदराबाद का वो भी उसको जीतना चाहता था, क्योंकि निजाम का यह मानना था कि मैसूर है वो मुगल साम्राज्य का ही एक हिस्सा है और मराठे हैं वो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उस मैसूर को जीतना चाह रहे थे। इधर अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वो भी मैसूर पर अधिकार या प्रभाव जमाना चाहते थे। तो मराठों का जो आक्रमण है वो 1755 में होता है मैसूर पर और यही एक मौका होता है जब हैदर अली है वो राज्य की राजधानी जो कि श्रीरंगपट्टनम थी मैसूर की, वहां उसको हस्तक्षेप करने का मौका मिलता है। किसको? हैदर अली को। और वहां वो हस्तक्षेप करके नंदराज और देवराय को राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर कर देता है और खुद है वो मैसूर का अधिपति है वो बन जाता है। उसके बाद में जो हैदर अली के विरोधी थे वो मराठों को हैदर अली के खिलाफ भड़काते हैं और मराठे हैं वो 1760 में हैदर अली पर आक्रमण करते हैं जिसमें हैदर अली की हार हो जाती है। लेकिन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की करारी हार के बाद में हैदर अली को संभलने का मौका है वो जल्दी ही मिल जाता है और वो अपने राज्य को संभाल लेता है और अपनी स्थिति है वो मजबूत कर लेता है। दोस्तों, यह वो समय था जब अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल को जीत लिया था और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में उसने भारतीय राजनीति की दो महाशक्ति जो कि अवध का नवाब और मुगल सम्राट था उनकी सम्मिलित सेना को हरा चुके थे। अब अंग्रेजों का हौसला बुलंद था और उनकी जो निगाह थी वो शेष भारतीय राज्यों को जीतने की तरफ थी। अतः उनकी साम्राज्यवादी नीति का जो अगला शिकार है वो मैसूर राज्य बनता है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति है वो ही आगे जाकर मैसूर और अंग्रेजों के बीच में होने वाले 4 युद्धों का महत्वपूर्ण कारण या कारक बन के उभरता है। ये जो एक चार्ट आपके सामने मैंने बनाया है इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिसमें युद्धों का वर्ष, शासक, होने वाली संधि और उस वक्त अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था, उनका सबका जो है एक सारणी रूप में इसको लिखा है जो कि आपके याद करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और जल्दी याद करने में यह लाभप्रद साबित होगा। तो इसमें हम 4 युद्धों को पढ़ेंगे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के बीच में होते हैं, जिनको इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्धों के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से लेकर 1769 तक चलता है। उस वक्त मैसूर का जो शासक था वो हैदर अली था। अंग्रेजों के बीच में जो मैसूर और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होती है, जो हैदर अली है वो राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति था या यूं कहें कि राजनीति का खिलाड़ी था। वो दक्षिण भारत की तत्कालीन 2 बड़ी शक्तियां जो कि मराठे और निजाम थे उनको अंग्रेजों से युद्ध के वक्त अपने साथ मिला लेता है और यही कारण है कि हैदर अली है वो
जो अंग्रेजों के मित्र था कर्नाटक राज्य, उस पर आक्रमण करता है और मंगलोर से आई हुई प्रशिक्षित सेना को भी परास्त कर देता है और अपनी शर्तों पर अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने के लिए मजबूर कर देता है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, उस वक्त मैसूर का शासक हैदर अली था। समय 1767 से 69 था, 2 वर्ष तक चला था और इसकी जो परिणति है या परिणाम रूप में मद्रास की संधि आती है और यह संधि हैदर अली की शर्तों पर होती है, जिसमें दोनों जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे के जीते हुए राज्यों को लौटा देती हैं और आपातकालीन या युद्धकालीन परिस्थितियों में एक दूसरे को सहयोग देने का वचन है वो देती हैं। उस वक्त गवर्नर जनरल वाली जो स्थिति है वो नहीं आई थी। अब जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 4 वर्ष तक चलता है। उस वक्त हैदर अली जो था वो मैसूर का शासक था और इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि आईएएस के प्री में भी एक बार पूछा हुआ है कि पोर्टो नोवा का युद्ध है वो कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था या किन किन के बीच में हुआ था। तो पोर्टो नोवा का जो युद्ध है वो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था और ये 1782 में हुआ था और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, 1782 में हुआ था। इस वक्त भी हैदर अली अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता को बताते हुए निजाम और मराठों को अपने गुट में शामिल कर लेता है और शुरुआत में हैदर अली की जो स्थिति है वो मजबूत रहती है, लेकिन 1782 में एक युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है उसका पुत्र टीपू। टीपू जो है वो राजकीय उपाधि को धारण करता है अपने राज्यारोहण के वक्त, अर्थात वो सुल्तान की उपाधि को धारण करता है, जबकि हैदर अली ने कभी भी राजकीय उपाधि चाहे राजा हो, बादशाह हो, सुल्तान हो, कोई धारण नहीं की थी। उसने अपनी सैनिक जो उपाधि है वही वो धारण करता है, जबकि टीपू है वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसमें सुल्तान, बादशाह ये जो उपाधि या चलती थी उनमें क्या अंतर था वो भी हम मुगल काल को पढ़ते हुए पढ़ेंगे। तो टीपू है वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है और उसके बाद में युद्ध को है वो जारी रखता है। यह युद्ध है वो 1784 तक चलता है और इसकी जो परिणति है या परिणाम है वो मंगलोर की संधि के रूप में सामने आता है। दोनों राज्य हैं वो इस संधि के तहत एक दूसरे के जीते हुए राज्य हैं वो लौटा देते हैं। इस युद्ध की जो शुरुआत है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत है वो किस कारण से होती है तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि जो प्रथम मद्रास की जो संधि हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि दोनों राज्य हैं अंग्रेज और मैसूर एक दूसरे पर युद्धकालीन परिस्थितियों में एक दूसरे का सहयोग करेगा। तो मराठों और मैसूर के बीच में जब युद्ध होता है तो अंग्रेज हैं वो मैसूर की कोई सहायता नहीं करते हैं और उसके बावजूद भी वो 1773 में मैसूर राज्य में स्थित माहे नाम की जो बस्ती होती है जो कि फ्रांसीसियों के अंतर्गत थी लेकिन था मैसूर राज्य के अंदर, उस पर भी आक्रमण करके अधिकार कर लेते हैं। इस कारण जो हैदर अली है वो युद्ध है वो छेड़ देता है निजाम और मराठों को अपने साथ मिला लेने के बाद में। तो यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात हुई। उसके बाद में तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1790 से 1792 के बीच में चलता है। इस युद्ध में जो मैसूर का शासक था वो टीपू था। अंग्रेज इस युद्ध से पहले निजाम और
मराठों को अपनी तरफ मिला लेते हैं और बराबर का हिस्सेदार बनाने के बदले। इस युद्ध में टीपू की करारी हार होती है। टीपू को अपना आधा राज्य है वो देना पड़ता है। किनको? अंग्रेजों को, निजामों और मराठों को। और 3 करोड़ रुपए का हर्जाना है वो भी देना पड़ता है, जो कि उस वक्त टीपू के पास में नहीं होता है। तो जब तक हर्जाना नहीं मिलेगा तब तक टीपू के 2 पुत्र हैं वो अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। यह संधि है वो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम में यह संधि होती है, इसलिए इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो कहा जाता है। अब यह जो युद्ध था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसकी जो शुरुआत है वो अंग्रेज एक आक्षेप लगाकर करते हैं टीपू पर कि टीपू है वो फ्रांसीसियों के साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ गुटबंदी कर रहा है और उसने है वो अंग्रेजों के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया है। और इसकी जो परिणति है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में होती है। 1792 के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की जो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, उसके बाद में मैसूर राज्य है वो राजनीतिक और आर्थिक व सामरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। अंग्रेजों की कुटिल नीति है वो मैसूर को चौथे युद्ध की तरफ धकेलती है। अंग्रेज निजाम और मराठों के साथ मिलकर एक और संधि करते हैं और उसमें यह तय करते हैं कि जो भी मिलेगा उसके 3 हिस्सों में बंटवारा है वो हो जाएगा और वो मैसूर पर आक्रमण है वो कर देते हैं 1799 में। यह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। उस वक्त शासक टीपू ही था और इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू की मृत्यु हो जाती है और जो मैसूर राज्य था उस पर अंग्रेज है वो कब्जा जमा लेते हैं और वहां पर एक छोटे से बच्चे जो कि आड्यार वंश का था उसको शासक के रूप में स्थापित कर लेते हैं और वास्तविक जो सत्ता की बागडोर है वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। इस युद्ध के बाद में वेलेस्ली को मार्क्विस की जो उपाधि है वो वहां इंग्लैंड में मिलती है। तो देखिए, जो गवर्नर जनरल की बात की जाए तो यह बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के वक्त गवर्नर जनरल कौन था या तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के वक्त गवर्नर जनरल कौन था या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के वक्त गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आप ध्यान देना कि द्वितीय के वक्त हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे के वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथे के वक्त लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो गवर्नर जनरल था। पहले युद्ध के वक्त गवर्नर जनरल की कोई परंपरा नहीं थी। तो ये जो चार्ट है यह 4 युद्धों के बारे में है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान का जो इतिहास है वो काफी विवादास्पद रहा है। हालांकि इतिहास की पुस्तकों में यह बताया जाता है कि टीपू सुल्तान है वो हैदर अली के बराबर ही राजनीतिक दूरदर्शिता रखता था और सामरिक योग्यता है वो रखता था। जबकि वस्तु स्थिति की हम विश्लेषण करें तो हमें टीपू है वो हैदर अली की अपेक्षा कमतर नजर आता है। इसका कारण यह है कि पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के वक्त तत्कालीन दक्षिण भारत की जो 2 महाशक्तियां थी, निजाम और मराठे, उन दोनों को अपने दोनों युद्धों में अपने गुट में शामिल करने में हैदर अली है वो सफल रहता है और अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन टीपू सुल्तान है वो बाद के तीसरे और चौथे किसी भी युद्ध में मराठे या निजाम में से किसी को भी अपने गुट में शामिल नहीं कर पाता है। यह उसकी
राजनीतिक अदूरदर्शिता और अयोग्यता को ही तो ठहराता है। और दूसरी यह बात है कि टीपू की अपरिपक्वता इससे भी नजर आती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए दूरस्थ जो देश थे उनसे पत्राचार और व्यवहार करता है, जो कि व्यवहारिक रूप से उनकी सहायता मिलना संभव नहीं हो सकता था। वो मॉरिशस में अपने दूत भेजता है, पत्राचार करता है। वो अरब देशों, कुस्तुनतुनिया, ये जो दूरस्थ देश थे वहां पत्राचार करता है सैनिक सहायता के लिए, जबकि व्यवहारिक रूप से यह कतई संभव नहीं लगता है। व्यवहारिक रूप से जो सहयोग उसे मिल सकता था वो निजाम और मराठों से ही मिल सकता था। इस बात को हैदर अली अच्छी तरीके से जानता था और उसको उन्होंने अपने गुट में शामिल भी किया और वो दोनों बार सफल भी रहा हैदर अली। जबकि टीपू है वो हैदर अली के समान दूरदर्शिता कहीं भी नहीं दर्शा सका और अंततः उसको अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और राज्य के साथ साथ में प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा। टीपू सुल्तान है वो फ्रांसीसी क्रांति से ज्यादा प्रभावित था। हालांकि टीपू सुल्तान पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वो अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू भाषा जानता था। वो नवाचार भी अपने राज्य में करता था और उसने फ्रांसीसी क्रांति और उसके जैकोबिन क्लब की जो स्थापना है, फ्रांसीसी क्रांति में, आप फ्रांसीसी क्रांति को जब हम पढ़ेंगे तो एक जैकोबिन क्लब शब्द आएगा। एक क्लब था जो कि क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है फ्रांसीसी क्रांति में। तो उस जैकोबिन क्लब की स्थापना है वो टीपू सुल्तान ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में की थी। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में किसने की थी, टीपू ने की थी या टीपू ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किस जगह की थी। तो वो उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में की थी। टीपू ने जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको, जो यूरोपीय प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें शामिल किया। तो बहुत सारे जो नवाचार हैं वो टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में किए भी। उसने नेपोलियन के साथ में भी सहायता के लिए पत्र व्यवहार किया। हालांकि टीपू सुल्तान को किसी भी विदेशी शक्ति से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो यह जो आपका टॉपिक है वो आंग्ल मैसूर युद्ध यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।